नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं अपूर्वा मंधानी और मेरे साथ है हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडिटर प्रवीण स्वामी और हम दोनों आपके सामने लेकर आए हैं ये नई पेशकश जिसे हम बुला रहे हैं संकट, सुरक्षा और स्वामी। इस शो पर हम आपके सवाल लेंगे। आप हर हफ्ते हमें अपने सवाल भेजेंगे और हम आपके सवालों पर चर्चा करेंगे। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपके प्रवीण से पूछ पाऊँ। सवाल किस मुद्दे पर होंगे? जिस तरह से इस शो का नाम आप समझ रहे होंगे, ये शो है देश और दुनिया की सुरक्षा से जुड़ा हुआ, तो इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आप हमें भेज सकते हैं। लेकिन हर हफ्ते आपको फॉर्मेट से थोड़ा रूबरू करा रही हूँ। हर हफ्ते हम आपको शो के लिए एक एजेंडा भी देंगे। जैसे इस एपिसोड का, पहले एपिसोड का जो एजेंडा है वो हमारे नेबर से आ रहा है, हमारे पड़ोसी से, पाकिस्तान से आ रहा है एजेंडा ये है कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच एक जंग छिड़ी हुई है। अब सवाल ये है कि क्या वहाँ पे फौज तख्ता पलट करेगी? ये सवाल हमने आपसे पूछा कुछ दिन पहले और आपने हमें कुछ सवाल भेजे। लेकिन उससे पहले प्रवीण, आपकी तरफ रुख करूंगी। आप हमें थोड़ा दर्शकों को बता सकते हैं कि वहाँ आखिर चल क्या रहा है? अपूर्वा, वहाँ इस वक्त तो बहुत ही गंभीर हालात बनी हुई है, क्योंकि कुछ वक्त पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए कि चुनाव जल्द से जल्द पंजाब सूबे में होनी चाहिए और आगे खैबर पख्तूनख्वा में भी। और सरकार जो शायद चुनाव का सामना नहीं करना चाह रही है, उन्होंने कहा है कि नेशनल असेंबली लेजिस्लेचर में एक रेजोल्यूशन पेश हुआ है कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर स्वीकार नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही बहुत सारे झगड़े चल रहे हैं। कुछ जजों का कहना है कि चीफ जस्टिस को ये मामला उठाना ही नहीं चाहिए था जी। और मेरे ख्याल से ये भारत में भी आखिर सरकार और कोर्ट के बीच में कई बातों पे इतिहास गवाह है कि झगड़े बहुत सारे हुए हैं, लेकिन कभी ये हालात नहीं बनी कि सामने सामने सरकार ने कह दिया कि हम कोर्ट के ऑर्डर को स्वीकार नहीं करेंगे जी। आज फ्राइडे का दिन है, आज की तारीख ही वहाँ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हो रही है। अफवाह फैले हुए हैं, अफवाह ही है कि शायद इमरजेंसी का ऐलान हो जाए क्योंकि सरकार चुनाव नहीं करना चाहती। और बहुत लोगों के दिल में अब ये डर बैठ गया है कि पाकिस्तान में जनतांत्रिकता बहुत मुश्किल से दोबारा रिस्टोर हुई थी। पहली बार एक पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर इलेक्शन के बाद एक सरकार से दूसरी सरकार का हुआ, लेकिन अब ये भय बैठ गया है बहुत लोगों में कि ये हालात देखते हुए शायद दोबारा फौज वहाँ तख्ता पलट करेगी और फौजी शासन दोबारा आ सकता है। तो बात काफ़ी आगे बढ़ गई है। बात आगे बढ़ी है और मेरे ख्याल से दुनिया में कम ही जगह होंगी जहाँ ऐसी हालात पैदा हो गई हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज चीफ जस्टिस की बात नहीं मानने को तैयार है, सरकार कोर्ट की बात मानने को तैयार नहीं है जी। ये तो वाकई एक बहुत ही अजीब स्थिति बन गई है। चलिए, शुरुआत में अपने दर्शकों के सवाल से अब करती हूँ। शाहिद जो है, उन्होंने ट्वीट किया था, हमें ये सवाल पूछ रहे हैं कि इससे पहले, इस वाक़ये से पहले केवल इस्लामाबाद पुलिस ही इमरान खान को गिरफ्तार करने के अभियान में शामिल थी। क्या इमरान खान को पकड़ने के लिए सेना एक डायरेक्ट और ज़्यादा कोवर्ट ऑपरेशन की कोशिश कर सकती है? शाहिद, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। जैसे कि आप जानते हैं, इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान खान साहब को अरेस्ट करने का एक्शन इसलिए लिया, या कम से कम उनका ये कहना था, क्योंकि वो उनको फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को कोर्ट में पेश करना था एक करप्शन केस में। आज तक हमें पता नहीं है कि उनने कोर्ट के डेट के 2 दिन पहले क्यों ये अमल किया उनके घर पे। हो सकता है, पुलिस का ये कहना है कि वो ऐसे हालात से बचना चाह रहे थे जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस हो जाए, जो हुई। लेकिन कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि उस एक्शन के पीछे फौज का हाथ था। आखिर फौज ही इमरान खान से परेशान हो गई थी। जनरल बाजवा ने, ये कहा जाता है कि जनरल बाजवा ने कोर्ट्स पे दबाव लगाया प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को हटाने के लिए और उनको देश से बाहर भेज देने के लिए। लेकिन फौज धीरे धीरे समझने लग गई कि इमरान खान इकोनॉमी को संभाल नहीं पा रहे थे, पब्लिक ऑर्डर को संभाल नहीं पा रहे थे, और उन्होंने फिर डिसीजन लिया इमरान खान को रफा दफा कर देने का और एक नई सरकार बनाने का। और अब ये कहा जा रहा है कि एक हाथ पे कोर्ट्स इमरान खान को सपोर्ट कर रही हैं और आर्मी दूसरे हाथ पे इमरान खान को काटने की कोशिश कर रही है। इसमें
पर्सनली मेरे से पूछो तो लगता है कि इस बात में सच्चाई है, क्योंकि अच्छा। फौज ये नहीं चाहती कि दोबारा इमरान खान वापस आए, खासतौर से अब जब जब पाकिस्तान की आर्थिक हालात बहुत ख़राब हो गई हैं। इमरान खान ने कई बार पब्लिकली कहा है कि वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन नहीं लेना चाहते, नहीं लेंगे, लेकिन अलग अलग अब इंस्टीट्यूशंस के बीच में बिल्कुल आमने सामने पावर स्ट्रगल हो गया है जी। और इसका नतीजा देखना पड़ेगा क्या होता है उस देश में। आपने आर्थिक व्यवस्था की वहाँ की बात की। अगला जो हमारा सवाल है इसी से जुड़ा हुआ है। शिल्पी पूछ रही हैं कि पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था पहले से ही काफ़ी ख़राब चल रही है, उसके दौरान न्यायपालिका और सरकार के बीच की झड़प वहाँ की अर्थव्यवस्था पर किस तरह का प्रभाव डालेगी? शिल्पी जी, पाकिस्तान में अब ये हालत हो गई है कि हमारे वहाँ दोस्त और कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो अब रमज़ान का महीना चल रहा है, वो कह रहे हैं कि बेसिक सप्लाइज़ के दाम 200-250% बढ़ गए हैं। अच्छा। लोगों के घर शाम को गैस नहीं आ रहा है। सरकार ने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस अनाउंस किए हैं। पाकिस्तान की हालात के आर्थिक हालात एक्चुअली 2002 के पहले से 99 से लगभग बिगड़े आ रहे हैं। प्रेसिडेंट मुशर्रफ जो थे, जो वहाँ फ़ौजी शासक थे काफ़ी वक्त के लिए, उनके टाइम में इकोनॉमी बूम हुई क्योंकि बाहर से, यूनाइटेड स्टेट से, बाकी जगह से बहुत पैसे आ रहे थे। लेकिन उसके बाद लगातार सरकार बहुत सारे कर्जे लेने लगी जी। और अब ये एक पॉइंट आ गया है जब वो सरकार कर्जों पे किश्त वापस दे नहीं पा रही है। ये कई गवर्नमेंट्स के साथ हुआ है। आखिर हर पॉलिटिशियन के लिए बड़ा टेम्पटिंग रहता है कि जब आर्थिक हालात बिगड़े, लोग सब्सिडी मांगे, लोग सस्ती प्रोडक्ट्स मांगे कि सरकार कर्जा ले ले और मामला आगे निपटा दिया जाए। लेकिन वो दिन आता है जब वो कर्जे पे इंटरेस्ट, ब्याज मतलब सरकार वापस दे नहीं पाती है, और वो हालत आ गई है। पाकिस्तान का बचने का एक ही तरीका एक्सपर्ट्स को दिख रहा है कि वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास जाए और लोन मांगे। जो पाकिस्तान के पुराने साथी मुल्क हैं जैसे सऊदी अरेबिया या चीन, उनने भी यही कहा है कि पाकिस्तान की वो मदद करने को तैयार है, लेकिन सिर्फ अगर वो IMF के प्रोग्राम में आए। सरकार के लिए ये प्रॉब्लम है कि अगर वो IMF के प्रोग्राम में शामिल हो जाए तो कई चीज़ों पे जो थोड़ी बहुत बची कुची सब्सिडी है वो उनको ख़त्म करनी पड़ेगी, टैक्सेस बहुत बढ़ानी पड़ेंगी, और नेचुरली चुनाव के पहले कोई नेता नहीं चाहेगा कि वो सब्सिडी ख़त्म करे और लोगों पे टैक्सेस बढ़ाए। तो सरकार ये मसले को टालने की कोशिश कर रही है या फौज से कोई गारंटी ढूंढ रही है कि इलेक्शन उनको लड़ना नहीं पड़ेगा, जिसमें अब कोर्ट ने अड़ंगी मार दी है। लेकिन अगर ये IMF में ना जाए तो हो सकता है कि आने वाले हफ्तों में ये हालात हो सकती है कि पाकिस्तान किश्त पे पैसे, किश्त भरने की बात छोड़िए, फ्यूल इंपोर्ट्स पे, फूड इंपोर्ट्स के बिल आगे वो आने वाले दिनों में भर ना पाए। और फिर तो लोगों का क्या हाल होगा आप समझ सकते हो। मानो कि इंडिया में ही अगर ये हो जाए कि हम चीज़ों को इंपोर्ट नहीं कर सकते तो मुल्क बिल्कुल ही लॉकडाउन में चले जाएगा। काफ़ी पेचीदा मामला लग रहा है। अगला जो सवाल है वो शिवम का आ रहा है। वो पूछ रहे हैं कि अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद से हथियारों और गोला बारूद का एक बड़ा कंसाइनमेंट पीछे छूट गया है। अब रिपोर्टेडली ये TTP के हाथ लग चुका है। आपको क्या लगता है कि इससे पाकिस्तान में हिंसा बढ़ी है? शिवम, पिछले साल से पाकिस्तान में हिंसा तो बहुत बुरी तरह बढ़ी है। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि पाकिस्तान में कई जर्नलों का और इमरान खान साहब की भी राय थी कि एक बार तालिबान सरकार आ जाए अफगानिस्तान में तो पाकिस्तान में हालात सुधर जाएंगे, क्योंकि तालिबान पुराने मित्र हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान ने उनको पनाह दिया था, उनके कई फैमिली मेम्बर्स पाकिस्तान में रहते हैं। तो पाकिस्तान को ये लग रहा था कि एक बार अमेरिकन चले जाए और तालिबान वहाँ आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट हुआ है कि हालात बहुत वहाँ गंभीर हो गई है। हथियारों का तो एक रोल इसमें है, क्योंकि अमेरिकी लाखों गन्स और हेलीकॉप्टर्स, अलग अलग असॉल्ट वेपन्स वहाँ वापस छोड़ गए। लेकिन उसके पहले भी तहरीके तालिबान, जब ये वेपन्स नहीं थे, तहरीके तालिबान ने बहुत पाकिस्तान में मारकाट किया है। तहरीके तालिबान का जिहाद ऊपर नीचे गया है और हज़ारों पाकिस्तानी तहरीके तालिबान के हाथ मरे हैं। अब ये एक सिचुएशन बन गया है कि ये वेपन्स की सप्लाई तालिबान के लिए ये हमले करना, पाकिस्तान पे वार करना थोड़ा आसान तो बना देती है। लेकिन मेन प्रॉब्लम पाकिस्तान का ये है कि तहरीक तालिबान को अफ़गानिस्तान में पनाह मिल रहा है जी।
तो पाकिस्तान में आते हैं, वारदात करते हैं और वापस चले जाते हैं। पिछले सालों में पाकिस्तान फ़ौज ने तालिबान के साथ कई सारे डील किए थे, पीस अकॉर्ड्स कहते थे। ये लगभग 2001-2002 से लगातार पीस अकॉर्ड्स आ रहे। हर बार तालिबान, ये तहरीक तालिबान आई शुड से, नॉट तालिबान जो अलग है अफ़गानिस्तान में, बट तहरीक तालिबान ने हर बार ये डील साइन किए, लेकिन अपने वादे पूरे नहीं किए। और अब ये हालात है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति देखते हुए और पॉलिटिकल स्थिति देखते हुए पाकिस्तान जैसे पहले जंग कर पाई, आज की तारीख पाकिस्तान फ़ौज के पास ना साधन है, ना पॉलिटिकल लेजिटिमेसी है जी। तो एक समझ सकते हो कि एक इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस है, एक टेररिज्म का क्राइसिस है और एक आर्थिक क्राइसिस है। पाकिस्तान में इस वक्त एक ये संकट नहीं है, तीन संकट है और इससे कैसे ये निकल पाएंगे, फ्रैंकली कहना बहुत ही मुश्किल है। चलिए प्रवीण, शो खत्म करने से पहले, चूंकि हमारा ये मुद्दा था कि क्या फौज तख्ता पलट करेगी, सब जो आपने 3 क्राइसिस बनाए उसको अगर साइड में रखे, अगर हम सिर्फ बात करें न्यायपालिका और सरकार के बीच जो क्राइसिस चल रहा है उसका आप कोई सोल्यूशन देखते हैं इस समय? क्योंकि कोर्ट का तो ऑर्डर आया हुआ है कि अगले महीने अब उन्हें करना है, अभी जो है इलेक्शन करवाना है, उनको चुनाव होना है वहाँ पे, तो अब इसका सलूशन आप क्या देखते हैं? अपूर्वा, आपने कुछ ही दिन पहले बात की थी पाकिस्तान के एक बहुत मशहूर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हैं सलाउद्दीन अहमद, और अपूर्वा ही उनसे बात कर रही थी जिसे मेरी बहुत जानकारी बढ़ी उस मैटर में। लेकिन सलाउद्दीन साहब कह रहे थे कि चाहे कोई भी राय हो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में, अल्टीमेटली किसी भी जनतांत्रिक देश में सरकार को कोर्ट की बात माननी पड़ेगी, चाहे वो आगे अपील करे या जो कुछ भी करे, लेकिन फिलहाल तो बात माननी ही पड़ेगी। अब वो 1 महीने में इलेक्शंस करेंगे या 3 महीने में या 6 महीने में, वो हमें देखना होगा। लेकिन ये फैक्ट है कि पाकिस्तान की आवाम में अब ये हालत बन गई है कि ओपिनियन बहुत शार्पली डिवाइडेड है, लोग 2 पक्षों में हो गए हैं। और फौज, वो दिन गए जब फौज किसी को बैठा दे सकती थी जन की सहमति के बिना। तो चुनाव तो करना पड़ेगा, लेकिन उस चुनाव के पहले कितना, कब, क्या क्या होगा और ये मैं सैडली कहता हूँ कितना खून बहेगा, वो अब हमें देखना होगा जी। जिस शो की बात कर रहे हैं प्रवीण, दरअसल प्रवीण का एक बहुत ही दिलचस्प, अंग्रेजी में भी इंग्लिश में भी वो शो करते हैं, उसका नाम है क्रॉस हेयर्स। उसमें हमने इन सलाउद्दीन अहमद जी से बात की थी। उस शो का लिंक भी मैं इस शो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, तो अगर आप इंग्लिश में वो शो देखना चाहें तो वो शो भी मैं कहूँगी कि आप ज़रूर देखें। चलिए, इसी बात पे हमारा आज का पहला जो एपिसोड है शो का वो यहीं खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया हो। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको इस नए शो का कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है, अगर आप इसमें कुछ और नया देखना चाहते हैं। अगर ऐसा कोई मुद्दा है जो आपके दिल के करीब है, आप चाहते हैं कि हम वो डिस्कस करें, तो आप हमें वो भी बताएं। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते रहें, हम दोनों आपके कमेंट, सारे कमेंट ज़रूर पढ़ेंगे। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।